हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे बायो का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस को हम वन बाय वन करेंगे। आप देखोगे हर क्वेश्चन को मैंने स्ट्रक्चर से सॉल्व किया हुआ है, तो आप स्ट्रक्चर को देख के बहुत ईजिली इसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे, विच इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसने पूछा कि ब्रेन का सबसे बड़ा और मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ब्रेन का कौन सा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आप देखोगे जो ब्रेन होता है ना, एक्चुअल में उसके 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं उसके? 3 पार्ट्स। ओके, फर्स्ट जो पार्ट होगा वो हमारा क्या है? फोर ब्रेन। सेकंड जो पार्ट होता है वो हमारा होता है मिड ब्रेन। जो थर्ड पार्ट है दैट इज कॉल्ड हाइंड ब्रेन। ओके, ये 3 पार्ट्स हैं किसके? ब्रेन के। जो आगे का पार्ट है ना, दिस इज इट इज़ कॉल्ड फोर ब्रेन। ये फोर ब्रेन है। ठीक है, यहाँ अगर आप बीच में देखोगे तो यहाँ पे हमारा होगा मिड ब्रेन। लास्ट में अगर आप देखोगे तो ये है हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स हो गए टोटल? 3। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। इन तीनों में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा पार्ट हमारा क्या है? फोर ब्रेन। ठीक है, सबसे बड़ा फोर ब्रेन है। बट यहाँ एक बात और पूछ ली गई है कि मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा है। तो फोर ब्रेन के भी फर्दर पार्ट होते हैं। अगर आप देखोगे तो फोर ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, फोर ब्रेन के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, जिसमें पहला जो पार्ट होगा वो उसका नाम है सेरिब्रम। सेकंड जो पार्ट है उसका नाम है हाइपोथैलेमस। ओके, इट इज़ हाइपोथैलेमस। अगर आप देखोगे यहाँ पर फोर ब्रेन के अंदर जो सेरिब्रम है यही सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है और सबसे बड़ा भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेरिब्रम। तो मैंने अभी आपको बताया था जो आगे वाला पार्ट है उसे क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। जो यहाँ मिड में है, बीच में है, उसे क्या बोलोगे? मिड ब्रेन। और जो लास्ट वाला पार्ट है उसे क्या बोलोगे आप? हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो आंसर भी मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। सो यू कैन सी हियर सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ओके, यहाँ पे आंसर लिख दिया है मैंने। उसके बाद देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 2, नेम वन गस्टेटरी रिसेप्टर एंड वन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर इन ह्यूमन बीइंग। आपको बताना है एक गस्टेटरी रिसेप्टर और एक ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो पहले बात आपको ये पता होना चाहिए गस्टेटरी रिसेप्टर का मीनिंग क्या है। ये वो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कहाँ पाए जाते हैं? टंग पर। यहाँ आप देखो ये छोटे छोटे जो डॉट्स से बने हुए हैं यही है गस्टेटरी रिसेप्टर, जो किसका पता लगाते हैं? टेस्ट का। ठीक है, किसका पता लगाएंगे? ये टेस्ट का। अब बात आई ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी वर्ड ही रिलेटेड होता है स्मेल से। तो स्मेल कहाँ से आप फील करते हो? नोज़ से। तो यहाँ आप देखोगे जो नोज़ है इसके यहाँ ऊपर की साइड ये क्या प्रेजेंट है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो किसके फील करते हैं? स्मेल को। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ मिले आपको? नोज़ में। और गस्टेटरी कहाँ मिले आपको? टंग में। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता चल ही गया है। उसके बाद इसने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट ए एंड बी इन द गिवन फ्लो चार्ट ऑफ न्यूरॉन थ्रू विच इन्फॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। आपको बताना ए और बी यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो आप कैसे बताओगे यहाँ पर ए और बी यहाँ पर क्या है? इसके लिए आपको पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो मैं अभी आपको दे देती हूँ यहाँ पर। ये हमारे सामने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें आप देखोगे जो ये आगे वाला पार्ट है जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस वन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। उसके बाद जो ये सेंटर में पार्ट है, दिस वन, ठीक है, सेंट्रल पार्ट है, थोड़ा सा राउंडेड है, इसे आप बोलोगे सेल बॉडी। ओके, इट इज़ कॉल्ड सेल बॉडी। उसके बाद ये कन्वर्ट हो रहा है एक लॉन्ग ट्यूब के अंदर, यहाँ से जो ये जा रही है इसे आप बोलोगे एक्सॉन। ठीक है, इसके ऊपर जो कवरिंग है उसे बोलते हैं माइलिन शेथ। यहाँ ये देखो, ठीक है, बीच में यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है हर शेथ के बीच में, इसे बोलोगे
इंटरप्शंस ऑफ रेनवियर, इसे नोड ऑफ रेनवियर भी बोला जाता है। उसके बाद ये देखोगे आप, जो एक्सॉन है ये फाइनली जाकर हेयर लाइक एंडिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रही है। इसका एंड हो रहा है हेयर लाइक स्ट्रक्चर के की हेल्प से, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर इस तरह से डॉट बने हुए हैं हर एंड के ऊपर, तो इसको क्या बोलोगे, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। तो आपको पता चली गया है कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में यहाँ पर किस तरह से कैसे स्टार्टिंग हो रही है और कैसे इसका एंड हो रहा है। तो जो इनिशियल पार्ट है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग का पार्ट है, उसे आप क्या बोला, डेंड्राइट, फिर क्या है सेल बॉडी, फिर है एक्सॉन, और फिर क्या है नर्व एंडिंग, ठीक है, जिसे आप एक्सॉन टर्मिनल भी बोल सकते हो। तो यहाँ हमारा ए क्या है और बी क्या है, ए हमारा है साइटोन और बी क्या है एक्सॉन, ओके। ए इज़ साइटोन एंड बी इज़ एक्सॉन, क्योंकि डेंड्राइट के बाद किसकी टर्न आती है, सेल बॉडी की, तो सेल बॉडी को ही हम क्या बोलते हैं, साइटोन, ठीक है। उसके बाद ये कंटिन्यू कर रहा है किसके अंदर, एक्सॉन में। सो साइटोन इज द अदर नेम ऑफ सेल बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा है राइट द मेन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, आपको इनका मेन फंक्शन बताना है, ठीक है। किसका मेन फंक्शन बताना है आपको, सेंसरी न्यूरॉन, ओके। उसके बाद है क्रैनियम, वर्टेब्रल कॉलम, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। इन सब का मेन फंक्शन बताना है। तो उससे पहले फिर से आपको एक स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। यहाँ पर एक एक्शन किया हुआ है, आपके हाथ के पास यहाँ पे हीट रखी हुई है, ठीक है, मीन्स हीट प्रोड्यूसिंग एक मटेरियल है, ठीक। अब आपने किया क्या, यहाँ पर जैसे ही आपका हाथ इस हीट के कांटेक्ट में आया, जैसे ही आपका हाथ इस हीट के कांटेक्ट में आया, तो आपने अपने हैंड को एकदम से रिवर्स कर लिया, ठीक है, पीछे की तरफ कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ आपकी जो हैंड्स की फिंगर थी, यहाँ पे क्या प्रेजेंट थे, रिसेप्टर, क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, रिसेप्टर, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, इस हीट से। तो हीट हमारा क्या हो गया, स्टिमुलस, ओके, ये क्या है, स्टिमुलस। उसके बाद मैंने क्या बोला, इस फिंगर के ऊपर इसने इन्फॉर्मेशन ली, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिसेप्टर। तो स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा, हमारे स्पाइनल कोड के पास, ठीक है। अगर ये वर्क इंस्टेंट है, यानी एकदम होने वाला है, तो ये स्पाइनल कोड के पास जाता है। अगर इसको टाइम चाहिए तो ये किसके पास जाएगा, ब्रेन के पास। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर ये काम इंस्टेंट है, सडन है, तो कहाँ जाएगा, स्पाइनल कोड के पास। और अगर ये स्लो एक्शन है तो ये किसके पास जाएगा, ब्रेन के पास। यानी ये इन्फॉर्मेशन जो स्टिमुलस ने रिसेप्टर को दी और रिसेप्टर से ब्रेन या स्पाइनल कोड की तरफ गई। मैंने क्या बोला, रिसेप्टर से ब्रेन या स्पाइनल कोड की तरफ गई। इसको ले जाने वाला कौन, सेंसरी न्यूरॉन, ओके, ठीक है। तो आपको सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन पता चल गया होगा। यानी ये कहाँ पाया जाता है, सेंस ऑर्गन के अंदर होता है। ये स्टिमुलाई को ऑब्टेन करता है, स्टिमुलाई को लेता है, किससे लेता है, थ्रू द डेंड्राइट्स। उसके बाद ये नर्व क्या करती है, इन्फॉर्मेशन लेकर जाती है कहाँ से, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अब हमारा क्या है, या तो वो स्पाइनल कोड या फिर वो ब्रेन, ओके। नेक्स्ट जो देखोगे आप, यहाँ लिखा है क्रैनियम, क्या लिखा हो इधर पे, क्रैनियम। तो क्रैनियम का क्या रोल है, एक्चुअल में क्रैनियम क्या होता है, इट इज़ अ बोन और ब्रेन बॉक्स जो प्रोटेक्ट करता है किसको, ब्रेन को, ठीक है। इसे आप क्या बोलोगे, ये बोन है जो जिसे हम क्या कह सकते हैं, ब्रेन बॉक्स, ठीक है, जो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ब्रेन को। किससे कर रहा है, मैकेनिकल इंजरी से, ओके। यानी कोई भी अगर आपको चोट लगती है आपके सिर में, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या, उसके अराउंड एक स्ट्रक्चर है, उससे क्या बोला आपने, बोनी बॉक्स जो है क्रैनियम, क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है वर्टिब्रल कोलम। अब वर्टिब्रल कोलम का क्या काम है, इसका मेन जो रोल है, ये प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कोड को, ओके। क्रैनियम किसको कर रहा था, ब्रेन को,
वर्टिब्रल कॉलम किसको कर रहा है? स्पाइनल कोड को। ओके, ठीक है, तो दोनों का फंक्शन हमें पता चल गया। उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट टर्म लिखी हुई है मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन का क्या रोल है? आपने देखा था जो सेंसरी न्यूरॉन थी वो इन्फॉर्मेशन लेके जा रही थी रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों आ गया। बट जब वो इन्फॉर्मेशन वापस भी तो देगी, अब वो क्या कह रही है? अपने इस हाथ को वापस कर लो, इसे पीछे कर लो क्योंकि आपका हाथ जल जाएगा। अब वो इन्फॉर्मेशन जब वापस लेकर आएगा, इस तरह से जब वापस लेकर आएगा तो वो कौन लेकर आएगा? वो मोटर न्यूरॉन लेके आता है। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन एक्चुअल में मैसेज लेके आता है कहाँ से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किस तरफ? इफेक्टर की तरफ। अब जो हमारा रिसेप्टर है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? इफेक्टर में। ठीक है, जो रिसेप्टर और इफेक्टर एक ही जगह प्रेजेंट है। जब वो ले रहा था तब रिसेप्टर बोला, जब वो दे रहा है तो आप क्या बोला? इफेक्टर। क्लियर? तो मोटर न्यूरॉन को आप क्या बोलोगे? ये जो है मैसेज लेके जा रही है, इंफॉर्मेशन लेके जा रही है, कहाँ से कहाँ? स्पाइनल कोड से इफेक्टर की तरफ। ओके, तो मैंने अब यहाँ आंसर शेयर कर दिया है। यू कैन सी सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पाई जाती है? सेंस ऑर्गन के अंदर। ठीक है, इसका काम क्या है? इंफॉर्मेशन यानी इम्पल्स जो है ट्रांसमिट करेगी कहाँ से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। किसकी हेल्प से? एक्सोन की हेल्प से। ओके, क्रेनियम क्या था? ये बोन्स है, ठीक है, और जिसे आप ब्रेनी बॉक्स भी बोल सकते हैं, ब्रेन बॉक्स भी बोल सकते हैं, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। वर्टिब्रल कॉलम किसको प्रोटेक्ट करती है? स्पाइनल कोड को। ओके, यहाँ आप देखोगे जो इन्फॉर्मेशन है एक्चुअल में वो किस तरह से लेके जा रही है। आप देखो यहाँ पे दो न्यूरॉन है, एक आगे वाला न्यूरॉन है ये वाला, और दूसरा यहाँ पर ये पीछे वाला न्यूरॉन है। ठीक है, इन दोनों न्यूरॉन के बीच में अगर आप देखोगे थोड़ा सा बीच में यहाँ पे हल्का सा स्पेस मिलेगा, बहुत ही बारीक सा स्पेस है जो यहाँ मैंने दिखा नहीं रखा है क्योंकि इंटरकनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स। क्या बोलोगे इसे? साइनेप्स। तो इन्फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो कैसे गया है? सबसे पहले इन्फॉर्मेशन किसने लिया? डेंड्राइट्स ने। उसके बाद कहाँ गया? सेल बॉडी के पास। फिर कहाँ गया? एक्सोन के पास। फिर कहाँ गया? नर्व एंडिंग के पास। अब यहाँ जो स्पेस था इसमें इस नर्व एंडिंग ने क्या करा? एक केमिकल रिलीज़ कर दिया। वो केमिकल अब दूसरे न्यूरॉन के पास भेजेगा। पहले किसको देगा? डेंड्राइट्स को, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सोन, फिर नर्व एंडिंग। इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ चलती जाएगी। क्यों जाती है? क्योंकि मैसेज ऑलवेज कौन पहले रिसीव करता है? डेंड्राइट। और कौन देता है? नर्व एंडिंग। तो डायरेक्शन तो एक ही रही ना। ऐसा तो नहीं हो रहा कि नर्व एंडिंग ले रहा और ये डेंड्राइट्स दे रहा हो। सबसे पहले किसने लिया? डेंड्राइट्स ने। दिया किसने? नर्व एंडिंग ने। इसी वजह से हमेशा जो इम्पल्स होता है यानी जो मैसेज होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑलवेज़ क्या होती है? यूनी डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो इम्पल्स मैं बार बार किसे बोल रही हूँ? ये इन्फॉर्मेशन है जो कौन कैरी कर रहा है? इलेक्ट्रिक की फॉर्म में न्यूरॉन। ठीक है, पर जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज कन्वे करता है तब जो मैसेज होता है वो उसे आप केमिकल इम्पल्स बोलोगे। ठीक है, उसे आप क्या बोलोगे? केमिकल इम्पल्स। क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर आपने रिलीज़ किया है केमिकल। इन दोनों के बीच के स्पेस को कौन फिल कर रहा है? केमिकल फिल कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला आपने? केमिकल इम्पल्स। अगर ये केमिकल नहीं होता तो ये इन्फॉर्मेशन, ये मैसेज, ये इम्पल्स आगे ट्रांसफ़र नहीं होता। ओके, तो आप यहाँ देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, why does the flow of signal in synapse from axonal end of one neuron to dendrite end of another neuron take place but not in the reverse direction? बिल्कुल अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इन्फॉर्मेशन हमेशा एक ही डायरेक्शन में क्यों जा रही है, वो वापस क्यों नहीं हो रही? क्योंकि लेने वाला कौन? डेंड्राइट्स। सबसे पहले जो मैसेज है वो कौन लेगा? डेंड्राइट्स। देगा कौन? नर्व एंडिंग। ये देने वाला और वो लेने वाला। ओके, तो डायरेक्शन तो ऑलवेज ऐसे ही चलेगी, उल्टा तो होने से रहा।
ठीक है। तो अब ये आपको मैंने दिखा दिया था, डायग्राम भी दिखाया किस तरह से मूवमेंट होगी। ठीक है। सिनेप्स क्या था, दो न्यूरॉन्स के बीच के स्पेस को हमने क्या बोला है, सिनेप्स। ओके, यहाँ लिखा हुआ है एट द सिनेप्स एक्सोन टर्मिनल कम्स इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू द डेंड्रो टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स और पहले न्यूरॉन का नर्व एंडिंग यानी एक्सोन टर्मिनल, उसके बीच के स्पेस को क्या बोला है, साइनेप्स। एक्सोन टर्मिनल यानी नर्व एंडिंग, वहाँ पर उसके एंड पर एक नॉब बना होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो नर्व एंडिंग है, जैसे ये सेल बॉडी है, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, ये एक्सोन, और फिर ये इस तरह से नर्व एंडिंग, तो यहाँ पर एक छोटे छोटे नोब्स बने हुए हैं ऐसे। इस नोब को क्या बोलते हैं, प्री सिनेप्टिक नोब। पर जब ये दूसरे न्यूरॉन के पास आ रहा है, नेक्स्ट न्यूरॉन के पास, यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से जब ये नेक्स्ट न्यूरॉन के पास आ रहा है तो यहाँ पर भी इस तरह से नोब बने हुए हैं। तो इसे आप क्या बोलोगे, इसे बोलोगे पोस्ट सिनेप्टिक, ठीक है, डिप्रेशन। कैसे, ये वाला नोब इस नोब के कांटेक्ट में आएगा, तो यहाँ पे लिटिल बिट इस तरह से डिप्रेशन सा बना हुआ है, तो ये इसके अंदर चला जाता है और यहाँ से रिलीज़ होगा केमिकल, वो केमिकल ही इसके अंदर जाएगा। ठीक है, तो नर्व एंडिंग को तो क्या बोला, प्री सिनेप्टिक, ये तो क्या है हमारा प्री सिनेप्टिक। दूसरा जो इसको ले रहा है, जिसके अंदर जाके ये एंटर करने जा रहा है, उसे क्या बोलोगे आप, पोस्ट सिनेप्टिक डिप्रेशन। ठीक है, इन बिटवीन द टू लाइज अ नैरो फिल्ड स्पेस कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो स्पेस है, वहाँ पर एक फ्लूइड है। ठीक है, एज द नर्व इम्पल्स रीचेज द प्री सिनेप्टिक नोब द सिनेप्टिक वेसिकल्स गेट स्टिमुलेटेड। जैसे ही मैसेज यहाँ से यहाँ आया, ये क्या करने लगेगा, स्टिमुलेट हो जाएगा और अपना मैसेज दूसरे न्यूरॉन को दे देगा। ठीक है, जब ये मैसेज कन्वे हो रहा था, यहाँ जो केमिकल था, वो जो निकला था, उसे आप क्या बोलोगे, न्यूरो ट्रांसमीटर। ओके, तो आप यहाँ देखोगे जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो डिफ्यूज़ कर रहा है द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन। इन दिस वे द नर्व इम्पल्स passes across the minute gap to stimulate tendon of another neuron। ठीक है, वो पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ चला जाएगा। इसी एक्ट को आपने क्या बोला, वन वे। ठीक है, इसी को क्या बोला आपने, वन वे डायरेक्शन ओनली। तो वन वे वॉल्व टू कंडक्ट द इम्पल्स इन वन डायरेक्शन, इसी की वजह से वन वे डायरेक्शन इम्पल्स कंडक्ट हुआ। ठीक है, तो इसको फाइनली हम कह सकते हैं ना, इट कैरीज द इम्पल्स अक्रॉस द सिनेप्स एंड passes it to the dendron of other neuron. In this way, impulse travel across the neuron only in one direction, from axon of one neuron to the dendron of another neuron. तो ये इसका फाइनली एक आप कह सकते हो छोटा सा थीम है। ठीक है, छोटा सा की पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्स। एक रिफ्लेक्स आर्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, मोर एफिशिएंट है क्विक रिस्पॉन्स के लिए। ऐसा क्यों, रिफ्लेक्स आर्क का मीनिंग क्या है, जैसे ही आपने किसी हॉट बॉडी के टच में आए, आपका हैंड ने इमीडिएटली रिस्पॉन्स के एकदम से पीछे कर लिया, उसने टाइम नहीं लगाया, इतनी देर में तो वो जल जाता। तो ऐसा करने में उसने विद इन सेकेंड ही लिया, विद इन सेकेंड में ये काम कर दिया। तो ये सेकंडों में काम करने वाला कौन था, आपका स्पाइनल कोड। ब्रेन तो स्लो वर्क करता है, बट स्पाइनल कोड काफ़ी स्पीडली वर्क करता है। इस तरह से एक साइकिल कंप्लीट हो गई। ठीक है, मैसेज कौन लेके आया, यहाँ से रिसेप्टर, किससे लिया, स्टिमुलस से, कहाँ गया, स्पाइनल कोड के पास, वापस आया किसके पास, इफेक्टर के पास। एक साइकिल कंप्लीट हो गई ना, इसे ही आप क्या बोलोगे, रिफ्लेक्स आर्क। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। यहाँ पर मैंने आपको आंसर दे दिया है। रिफ्लेक्स एक्शन एक ऑटोमेटिक एंड स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस का। ऑटोमेटिक एकदम से हो जाएगा, ठीक है,
अपने आप और एकदम होने वाला रिस्पॉन्स है। किसको देता है ये? स्टिमुलस को। इससे एक साइकिल कंप्लीट होती है जिसे आप क्या बोलोगे? रिफ्लेक्स आर्क। इसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले कौन होता है? रिसेप्टर। सबसे पहले कौन होगा? रिसेप्टर, ठीक है। उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन। सबसे पहले कौन? रिसेप्टर। उसके बाद हमारा होगा सेंसरी न्यूरॉन। फिर कौन होगा? स्पाइनल कोड। उसके बाद ये वापस मैसेज करेगा किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन। और फिर फाइनली किसको दे देगा? इफेक्टर को, ठीक है। ये काफ़ी स्पीडली होता है। इसको कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कोड, ठीक है। और अगर इसका फंक्शन देखोगे तो इट ऑल्सो प्रिवेंट द ओवरलोडिंग ऑफ द ब्रेन। भाई ब्रेन के ऊपर एकदम से इतना वर्कलोड ना आए, तो इसका आधा काम किसने कर दिया? स्पाइनल कोड ने। सो प्रिवेंट इट फैटिग। मैनी एनिमल्स हैव वेरी लिटल और नन ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क नीडेड फॉर थिंकिंग, ठीक है। So it is likely that reflex arc has evolved as an efficient way of functioning in the absence of the true thought process. तो आप कह सकते हो ना, रिफ्लेक्स आर्क एक मतलब काफ़ी एफिशिएंट और एक बेस्ट वे है जो इंस्टेंट वर्क को करने में हेल्प करता है, ठीक है।